हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ राशिद अगर, और आपको ये पता है कि हमारी ये प्लेलिस्ट चल रही है प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो कि होने वाली है हमारी प्रोग्रामिंग पर, यानी कि सी प्रोग्रामिंग हम कैसे करते हैं, क्या नहीं। तो ऑलरेडी हमारी प्रीवियस जो 3 वीडियोस आ चुकी है, जिसमें हमने बहुत बेसिक बेसिक आइडिया ले लिया कि हम प्रोग्रामिंग करने से पहले बहुत बेसिक जो चीजें होती है कि कंप्यूटर क्या होता है, मेमोरी, प्रोसेसर, इनपुट आउटपुट, वो क्या होते हैं और हम उनको कैसे समझ सके, जिससे आगे चल के जब हम एग्जैक्टली प्रोग्रामिंग करें तो हमें कोई इश्यू ना हो। तो ही हमारा पार्ट 4 है, यानी कि आप यहाँ से सी लैंग्वेज का ना आप स्टार्टअप हो ही गया है बेसिकली। आपको मैंने लास्ट वीडियो में जो मेन मेन चीजें जब हम प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे, लाइक कंपाइलर क्या होता है, लिंकर क्या है, लोडर क्या है, जो चीजें हमारी चल रही होती है वो आपको बता दी। एंड फाइनली हम अपना आगे बढ़ होंगे। तो अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो जाके चेकआउट करके आओ, उसमें आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो ये हमारी 4th वीडियो है, ठीक है। पहला है हमारा फ्लो चार्ट सिंबल्स। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो हमारा जो था, हमने लास्ट में फ्लो चार्ट के ऊपर बात करी थी और हल्का सा ना एक आइडिया लिया था कि फ्लो चार्ट क्या होता है, उसके सिंबल्स क्या होते हैं। तो फ्लो चार्ट, अब हम आपको पता है कि बेसिकली फ्लो चार्ट आप क्यों यूज करते हैं, एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है जिससे आप एल्गोरिथम, अब आपको पता है ऑलरेडी कि एल्गोरिथम क्या होती है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एल्गोरिथम बता दी थी। अब जो एल्गोरिथम है उसको आप एक डायग्रामेटिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, वो आपका फ्लो चार्ट के जरिए होता है। अब मैंने बोला एक वर्ड डायग्रामेटिकली, यानी कि ऑफकोर्स उसमें कुछ डायग्राम्स आ रहे होंगे, लाइक शेप्स आ रही होंगी ना, जैसे ओवल शेप हो गई आपकी, डायमंड शेप होगी, रेक्टेंगल होगी, स्क्वायर होगी, बहुत। तो यही हमारे फ्लो चार्ट सिंबल्स होते हैं। जब आप एक फ्लो चार्ट बना रहे हो तो उस फ्लो चार्ट को दिखाने के लिए आपको सिंबल्स चाहिए, यानी कि आप फ्लो चार्ट को क्या बोल रहे हो, एक डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है ना। तो डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन यानी कि आप कुछ डायग्राम्स, आप कुछ सिंबल्स का यूज करोगे। तो अब हम ना यहाँ पे ना थोड़ा इंट्रो लेने वाले फ्लो चार्ट सिंबल्स होते क्या है, ठीक है। तो जो हमारे पहला है, ये शेप ओवल शेप टाइप होते हैं, जिसका जो क्या आपको लाइक बेसिकली डिस्क्राइब करती है स्टार्ट ऑफ एंड पॉइंट ऑफ द प्रोसेस, यानी कि आपका यहाँ पे क्या होता है, आपका यहाँ पे स्टार्ट हो रहा होता है, ठीक है। आप इसको स्टार्ट के लिए करते हो और बेसिकली आप उसको उसके लिए भी करते हो, एंडिंग प्रोसेस के लिए, ठीक है। ये आपका एक तो स्टार्ट के लिए हो सकता है, जब आपकी एल्गोरिथम आपने देखी होगी, लास्ट वीडियो में हमने एक एल्गोरिथम लिखी थी दो सम नंबर को ऐड करने वाली, तो हमने पहले उसको स्टार्ट करा था और बाद में उसको एंड भी करा था। तो अगर आपको स्टार्ट भी मैंडेटरी और एंड भी करना है, तो यानी कि आपको जब स्टार्ट और एंड करना है, अगर आपको फ्लो चार्ट्स में दिखाने हैं तो आपको ऐसी शेप बना के आपको उसमें स्टार्ट लिखना है और ऐसी शेप बना के ही आपको एंड लिखना है। यानी कि बेसिकली आप ऐसी शेप बनाओगे, शेप थोड़ी बहुत गड़बड़ हो गई बट आपको आइडिया लग गया होगा, ठीक है। ऐसी आप ऐसी शेप बनाओगे जिसमें आप एंड को डिस्क्राइब करोगे, यानी कि आपका ये जो शेप है ये दोनों चीज बता रही होगी, स्टार्ट और एंडिंग, जो आपकी पूरी प्रोसेस की जो स्टार्टिंग और एंडिंग है। इसमें आपकी डॉक्यूमेंट आ रहा होगा, अभी हम डिटेल में भी समझेंगे, ठीक है। ये आपकी डॉक्यूमेंट शेप है। आप बेसिकली ना शेप्स याद रख लो, सिंबल्स याद रख लो कि पर्टिकुलर सिंबल किस चीज को डिस्क्राइब कर रहा है। लाइक दिस सिंबल आपका स्टार्ट और एंडिंग प्रोसेस को डिस्क्राइब कर रहा है, आपका ये वाला सिंबल डॉक्यूमेंट को कर रहा है, ये वाला जो सिंबल है डायमंड शेप ब्रांच डिपेंडिंग ऑन आउटकम पे कर रहा है। डिटेल में पढ़ेंगे तो अभी आप बस समझो। ये वाला जो सिंबल है आपका वेट का कर रहा है, आपका जो सर्कल शेप सिंबल है कनेक्ट टू अनदर पेज और फ्लो चार्ट, आपका ये जो रेक्टेंगल टाइप है प्रोसेस स्टेप बता रहा है मोर देन वन डॉक्यूमेंट के लिए, और यहाँ पे आपका डेटा स्टोर हो रहा होगा। तो ये कुछ बेसिक से फ्लो चार्ट्स के सिंबल्स होते हैं जो कि यूज हो रहे होते हैं जब हम एक एल्गोरिथम को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, वो भी इन टर्म्स ऑफ फ्लो चार्ट में। तो ये हमारे कुछ फ्लो चार्ट सिंबल्स हैं जो आप बेसिकली याद रख लो, हम इसको अभी डिटेल में यूज करेंगे। और ऐसा नहीं है कि आपको रटनी है ये चीजें, क्योंकि बार बार आप जब क्वेश्चंस करोगे तो आप उसके एल्गोरिथम लिखोगे, फ्लो चार्ट लिखोगे, तो आपको ना सिंबल्स बार बार क्वेश्चंस करते करते ना याद हो जाएंगे। तो आपको पर्टिकुलरली याद करने की कोई नीड नहीं है, बस अपने माइंड में एक क्विक रिकैप रखना कि हाँ ऐसे कुछ टाइप का सिंबल होता है जो किस चीज को डिस्क्राइब कर रहा होता है। तो ये हमारे कुछ सिंबल्स हैं, ठीक है। अब जब हम किसी भी एल्गोरिथम का फ्लो चार्ट बना रहे होते हैं या किसी भी क्वेश्चन का फ्लो चार्ट बना रहे होते हैं ना, चाहिए मैं यहाँ पे ना आपको मेन फ्लो चार्ट सिंबल्स के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब करूंगी, क्योंकि ये तो मैंडेटरी होते हैं। लाइक स्टार्ट और एंडिंग वाला मेन है ना, डायमंड शेप फॉर अ डिसीजन मेकिंग, ठीक है। डेटा का इनपुट आउटपुट प्रोसेस वाला, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, हम इसको कुछ डिस्कस करते हैं। पहला है हमारा टर्मिनल, ये जो आपका ये है इसको आप टर्मिनल बोलोगे, जो कि आपका ओवल शेप में है। टर्मिनल में किस चीज को बोल रहे हो, टर्मिनल उसको बोले जो मैंने बताया था आपको, ये स्टार्ट और एंड के लिए होता है। तो आप इसको बेसिकली क्या बोल रहे हो, टर्मिनल बोल रहे हो।
दिस बॉक्स इज ऑफ एन ओवल शेप, ये ओवल शेप में, विच इज यूज टू इंडिकेट द स्टार्ट और एंड ऑफ द प्रोग्राम। जो मैंने आपको बता दी, स्टार्ट और एंडिंग के लिए ओवल शेप हम उस सिंबल का यूज करते हैं, क्योंकि हम कोई भी एल्गोरिथम कोई भी क्वेश्चन कर रहे होंगे तो उसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो हम ये अगर फ्लो चार्ट बना रहे होंगे ना, तो हम दिस ओवल शेप का यूज कर रहे होंगे इंडिकेट करने के लिए कि आपकी प्रोसेस स्टार्ट हो गई है, और जब आपकी प्रोसेस खत्म हो जाएगी हम सेम ये ओवल शेप का यूज कर रहे होंगे सिंबल इंडिकेट करने के लिए कि आपकी प्रोसेस खत्म हो गई है। Every flowchart diagram has an oval shape that depicts the start of an algorithm and another oval shape that depicts the end of the algorithm. Like starting में आपका ये oval shape होगा जो start बता रहा होगा, जब आपके सारे algorithm हो जाएगी फिर आपका एक ending oval shape होगा जो आपकी ending बता रहा होगा कि हाँ आपकी प्रोग्राम end हो चुका है। यानी कि नहीं कि सबसे पहले आपके टर्मिनल होते हैं, स्टार्ट और एंड, जो कि हर एक एल्गोरिथम की बेसिक स्टेप होता है जो स्टार्टिंग और एंडिंग में आता है टू डिपिक्ट दैट थिंग कि आपकी प्रोसेस स्टार्ट हो गई है या प्रोसेस एंड हो गई है, जो कि आपका ओवल शेप में होता है। सेकंड क्या है, डेटा। दिस इज अ पैलोग्राम शेप बॉक्स, हमारा एक पैलोग्राम शेप बॉक्स है, इनसाइड विच द इनपुट और आउटपुट आर रिटन, जिसके अंदर ना आपका इनपुट और आउटपुट लिखा होता है। इनपुट वो जो आपका यूजर डिफाइन करे या फिर आपके पास ऑलरेडी इनपुट दे रखा है। लाइक हमने बोला था ना, हमने एल्गोरिथम करी थी प्रीवियस वीडियो में, आपको दो नंबर्स के सम कैलकुलेट करना था। लाइक आपने इनपुट, यूजर ने क्या करा, इनपुट में दे दिया ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू क्या दे दी 2। ठीक है, तो आप क्या करोगे, पहले स्टार्ट लिखोगे, यही ओवल शेप बनाओगे जिसमें स्टार्ट, फिर आपका आएगा डेटा वाला जिसमें आपने पैलोग्राम शेप बना दी जिसमें आपने इनपुट दे दिया, और आप एक ऐसे ही बनाओगे जिसमें आप क्या करोगे, आउटपुट डिफाइन करोगे। ए प्लस बी क्या होता है 3, आंसर आ रहा होगा 3। यानी कि ये जो बेसिकली डिपेक्ट करता है इंफॉर्मेशन दैट इज एंटरिंग द सिस्टम, जो आपने एज अ इनपुट डाली है, और एल्गोरिथम बात वही है, या फिर इंफॉर्मेशन जो कि लीविंग द सिस्टम एल्गोरिथम, यानी कि बेसिकली आपका आउटपुट। आई होप सो आपको ये दोनों बॉक्सेस समझ में आ गए होंगे। टर्मिनल जो होता है आपका स्टार्ट और एंड होता है, जो कि आपका एक ओवल शेप टाइप का होता है, जो कि आपको इंडिकेट कर रहा होता है कि आपका प्रोसेस स्टार्ट हो गई है, एल्गोरिथम स्टार्ट हो गई, या फिर आपकी प्रोसेस या एल्गोरिथम एंड हो गई है। ठीक है, और दूसरा आपको होता है डेटा, जो कि आपका पैलोग्राम शेप टाइप में होता है, जो कि आपका इनपुट आउटपुट लिखे होते हैं, जो बेसिकली ये डिपेक्ट करते हैं कि आपकी जो इंफॉर्मेशन लिखी हुई है जो कि सिस्टम से एंटर हुई है और बाद में आपका जो आउटपुट सिस्टम से निकला है। ठीक है, तो वो दो हमारे अभी तक हमने पढ़ ली, टर्मिनल और डेटा। ठीक है, लेट्स मूव टू द अनदर वन। थर्ड वन इज प्रोसेस। ये क्या होता है, ये हमारे एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है इनसाइड विच अ प्रोग्रामर राइट्स अ मेन कोर्स ऑफ एक्शन ऑफ द एल्गोरिथम और द मेन लॉजिक। जैसे हमने 2 नंबर का ऐड करा रहे थे, तो 2 नंबर कैसे ऐड होंगे, ए प्लस बी करा जाएगा, जिसमें हमें वैल्यू कहाँ स्टोर होंगी, सी में। तो हमने यहाँ पे मेन लॉजिक लिख दिया पूरे कोड का कि क्या एग्जैक्टली कोड होने वाला है, क्या एग्जैक्टली हम काम करा रहे होंगे। तो हमारे रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर हमारा मेनली प्रोसेस या प्रोग्रामर का मेन कोर्स लिखा होता है। ठीक है, डिसीजन बॉक्स जो कि हमारा डायमंड शेप टाइप में होता है। अभी तक आपने एक ओवल शेप टाइप पढ़ लिया, ओवल शेप में आपका क्या होता है, टर्मिनल होता है स्टार्ट और एंडिंग वाला। फिर आपका एक होता है पैरेललोग्राम, जिसमें आपको क्या होता है, आपके इनपुट आउटपुट लिखे होते हैं। फिर आपका होता है एक रेक्टेंगुलर टाइप का, जिसमें आपका मेन प्रोसेस लिखी होती है, यानी कि जो मेन एक्शन होने वाला है एल्गोरिथम का। फिर आपका होता है डिसीजन मेकिंग, जो कि होता है डायमंड, जहाँ पे आपको डिसीजन चॉइस चुननी पड़ती है। जैसे कि ये आपका रोम्बस शेप बॉक्स होता है। कंट्रोल स्टेटमेंट्स होते हैं लाइक इफ कंडीशन। अभी आपको समझ नहीं आएगा कि इफ और एल्स क्या होते हैं, जब हम आगे पढ़ रहे होंगे ना तब आप समझो कि इफ और एल्स का क्या यूज होता है। अभी बस आप ये समझ लो, ये जो होता है ना रोम्बस शेप बॉक्स, यहाँ पे हम डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं। और डिसीजन मेकिंग कैसे होती है, इफ कंडीशन लगा रहे होते हैं कि लाइक अगर आपका ए ग्रेटर है तो इस बॉक्स के अंदर लिखा होगा कि आपने बोल दिया इफ ए इज ग्रेटर देन दिस नंबर, तो ये वाली कंडीशन अगर हो रही है जब ही आपका आउटपुट आगे जनरेट होगा, वरना नहीं होगा। देर आर 2 पार्ट्स, लाइक मैं लिख ही दे रही हूँ। इफ मत सोचना भी क्या है, आगे चल के हम पढ़ेंगे। इफ और इफ एल्स बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं। इफ आपका जो ए है वो ग्रेटर है 0 से, अगर ये ग्रेटर है, आपने कंडीशन डाल दी, ये चीज 2 ही आउटपुट देगी। एक तो हो सकता है यस और एक हो सकता है आपका नो। यहाँ पे आपने लिख दिया यस और यहाँ पे आपने लिख दिया नो। तो आपने बेसिकली रोम्बस शेप टाइप में डिसीजन डाल दिया है, यानी कि आपने एक कंडीशन लगा दी, ये वाली कंडीशन फुलफिल होगी जब ही आपका कोड आगे बढ़ेगा। अगर ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं है तो फिर दूसरी तरफ चले जाओ। ठीक है, तो बेसिकली आपका रोम्बस शेप बॉक्स क्यों यूज होता है, डिसीजन। जब आपको किसी क्वेश्चन में कंडीशन पूछनी हो, कंडीशन चेक करवानी हो, आप जब इस बॉक्स का यूज कर रहे हो तो। ठीक है,
फ्लो, दिस एरो लाइन रिप्रेजेंट द फ्लो ऑफ द एल्गोरिथम और प्रोसेस, इट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन। अभी आपने नोटिस करा होगा मैंने ना ये एरो बनाया, एरो से क्या समझ में आ रहा है, पहले जब नीचे जा रहा होगा आपकी डिसीजन चेक हुई होगी, डिसीजन चेक होने के दो ही आउटपुट हो सकते हैं, या तो यस या तो नो। तो आपको मैंने बता दिया अगर डिसीजन यस है तो उसके नीचे जो ये वाला काम हो रहा हो वो एग्जीक्यूट कर दो, और डिसीजन नो है तो जो इसके बाद ये वाला काम हो रहा हो ये एग्जीक्यूट कर दो। तो बेसिकली आपका ये जो एरो है वो क्या डिस्क्राइब कर रहा है, फ्लो ही तो बता रहा है कि आपका प्रोग्राम कैसे किया जा रहा है। अगर आप देखते होगे किसी भी चीज की हम रेसिपी दे रखे होते हैं तो उसमें ये होता है ना, पहले ये वाली चीज डालनी है फिर ये चीज डालनी है, तो एक एरो बने हुए होते हैं। क्या हो रहा होता है, वो एरो क्या डिफाइन कर रहे होते हैं, वो एरो हमारी ये डिफाइन कर रहे होते हैं कि अच्छा ये वाले टास्क के बाद आपको यहाँ पे जाना है, आपको इस टास्क के बाद यहाँ जाना है, यानी कि आप उसका फ्लो ही तो बता रहे हो ना। तो ऐसे ही हमारे जो एरो होते हैं वो प्रोग्रामिंग में क्या बता रहे होते हैं कि प्रोग्राम का कैसे कैसे फ्लो है। ठीक है, तो अभी तक आपने मेन चीजें समझ ली, सिंबल्स जो कि आपको बेसिक हर क्वेश्चन में यूज होंगे ही। टर्मिनल जिसमें आपके स्टार्ट और एंड होता है जो कि आपका ओवल शेप टाइप का होता है, आपके यहाँ से मेन एल्गोरिथम शुरू हो रही होती है, प्रोसेस शुरू हो रही होती है, और लास्ट में आप इसलिए यूज कर रहे होते हैं जिससे आपकी मेन एल्गोरिथम या प्रोसेस खत्म हो जाए। फिर आपका आता है आपका ये कौन सा था, पैलोग्राम शेप बॉक्स, जिसमें आपके आउटपुट या इनपुट लिखे हो रहे होते हैं, आपके यूजर ने क्या इनपुट दिया है और उसके बाद क्या आउटपुट जनरेट हुआ है। फिर जो आपका रेक्टेंगल होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आपके यहाँ पे मेन एक्शन चल रहा होता है जो कि पूरे एल्गोरिथम या प्रोग्राम में मेन लॉजिक जो होता है वो। फिर आता है आपका डिसीजन, यहाँ पे आपकी कंडीशन चेक होती है, अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही है तो ही ये वाली कंडीशन होगी, वरना ये वाली कंडीशन नहीं होगी, क्योंकि उसके दो ही आउटपुट्स होते हैं। एंड लास्ट में आता है आपका फ्लो, जो आपका एरो डिस्क्राइब कर रहा होता है, अगर जैसे ये वाली चीज हो जाए उसके बाद यहाँ पे ये चीज आ रही है, यानी कि आपके प्रोग्राम का फ्लो इस डायरेक्शन में चल रहा है या इस डायरेक्शन में चल रहा है, जो ये फ्लो बता रहा होता है। ठीक है, तो आई होप सो आपको ना फ्लो चार्ट क्या होता है थोड़ा समझ में आ गया होगा, थोड़ी बहुत आइडिया लग गया होगा फ्लो चार्ट के सिंबल्स का। अब मैं आपको एक क्वेश्चन कराने जा रही हूँ जो कि पीवाईक्यू में पूछा गया है। ठीक है, और इस क्वेश्चन से ना आपको आइडिया लग जाएगा बेसिकली क्या है डिफाइन फ्लो चार्ट। पहला क्वेश्चन आपको पता है फ्लो चार्ट क्या होता है, डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन होती है एल्गोरिथम की। ठीक है, और फिर दूसरा ड्रॉ फ्लो चार्ट टू फाइंड द लार्जेस्ट अमंग थ्री नंबर्स। आपको मैंने लास्ट क्वेश्चन जब करवाया था एल्गोरिथम पे वो भी एक पीवाईक्यू था जिसमें क्या था, दो नंबर का मैंने सम करवाया था। अब मैं आपसे क्या बनवा रही हूँ, फ्लो चार्ट बनवा रही हूँ जिसमें आपको ए बी सी मान लो या 1 2 3 नंबर दे रखे हैं, आपको क्या करना है इसमें से लार्जेस्ट नंबर ढूंढना है। ठीक है, तो जो अभी तक हमने मेन जो अभी हमने सिंबल्स थोड़े डिस्क्राइब में पढ़े हैं ना, वही सिंबल्स हम यहाँ यूज कर रहे बस आप लॉजिक समझना है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, लार्जेस्ट थ्री नंबर्स निकालना। तो सबसे पहले मैंने बताया तो ओवल शेप में आपका टर्मिनल लिखा हुआ आएगा, यानी कि स्टार्ट और एंडिंग लिखी हुई आएगी, वहीं से तो आपका मेन एल्गोरिथम मेन प्रोसेस शुरू होगी। ठीक है, तो हमने क्या करा, हमने एक ओवल शेप में क्या लिख लिया, स्टार्ट, फिर एरो बनाए। मैंने बताया था एरो क्या डिफाइन कर रहा होता है, आपका फ्लो डिफाइन कर रहा होता है प्रोग्राम का, तो यानी कि आपका फ्लो प्रोग्राम का नीचे जा रहा है। फिर आपका एक पैरेललोग्राम शेप है जिसमें आपके इनपुट दिए गए, इनपुट कितने थे, 3 नंबर्स निकालने, तो आपके इनपुट हो गए ए बी सी। फिर एरो आया, अब डिसीजन चेक हो रहा है, क्या ए ग्रेटर है बी से। फिर मैंने बताया था जब डिसीजन चेक हो रही होती है दो इस पे आउटपुट होते हैं, या तो यस या तो नो। आपने बोला क्या ए ग्रेटर है बी से, अगर है तो क्या करोगे, फिर आपने देख लिया ए जो है बी से ग्रेटर है और आपको 3 नंबर से निकालना है, फिर आप चेक करोगे क्या ए सी से भी ग्रेटर है, अगर सी से ग्रेटर है यस तो ए लार्जेस्ट है। ठीक है, वरना फिर से इधर आ जाओ, अगर आपका ए ग्रेटर है बी से और आपका ए ग्रेटर सी से नहीं है तो यानी कि आपका सी ग्रेटर है। ठीक है, सेम क्या है, आपने बोला जब आपका ए ग्रेटर नहीं है बी से तो ऑफ कोर्स है बी ग्रेटर होगा सी से, बी ग्रेटर है सी से तो बी लार्जेस्ट है, अगर नहीं है देन सी लार्जेस्ट है। बाकी के जो सारे आउटपुट्स आपको क्या करने हैं, एंड में आके स्टॉप। ठीक है, तो ये हमारे बेसिकली फ्लो चार्ट हो रहा होता है। अब आपको समझ में नहीं आएगा ये हमने क्या समझ लिया, क्या बोल दिया दीदी ने, कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे पापा सुनो, आपने पहले प्रोग्राम को स्टार्ट करा, ठीक है, प्रोग्राम सबसे पहले स्टार्ट होगा और सब बाद में एंड होगा, ये तो चीज समझ में आ गई। फिर आपने इनपुट लिया, इनपुट में क्या 3 इनपुट लिए ए बी सी। ठीक है, अब आपको चेक करना है ए ग्रेटर है बी ग्रेटर है सी ग्रेटर, तो आपने एक एक करके कंडीशन चेक करवाई। आपने बोला सबसे पहले क्या ए ग्रेटर है बी से, अगर है तो चेक करो क्या ए सी से भी ग्रेटर है, अगर है तो ए प्रिंट है लार्जेस्ट। आपने देखा ए बी से तो ग्रेटर है, फिर आपने बोला ए सी से ग्रेटर है कि नहीं, आपने बोला नहीं सी से ग्रेटर नहीं है, यानी कि आपका सी बड़ा है, जब बी से बड़ा है पर सी से नहीं तो यानी कि सी तो बड़ा है ए से। ठीक है, फिर आपने देखा ए ग्रेटर बी से नहीं है,
फिर आपने देखा क्या बी ग्रेटर है सी से, हाँ है, यानी कि बी लार्जेस्ट है। और अगर बी सी से ग्रेटर नहीं है तो क्या ग्रेटर है, सी है, खत्म। बहुत सिंपल है, एट लास्ट आपका एंडिंग हो गई। आप इसको ना एक बार खुद से समझना, खुद से करना, कुछ भी बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। आई एम डैम श्योर आपको ये चीज समझ में आ जाएगी, बस थोड़ा सा ना समझने का ट्राई करना। क्योंकि यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन, मैंने आपको एक हिंट दे दी कि बेसिकली क्या होता है, कैसे फ्लो चार्ट के सिंबल्स वर्क कर रहे होते हैं, और ये आपका पीवाईक्यू है, तो अब आपको आइडिया लग जाएगा। यहाँ पे ना आपकी बेसिकली अब आप ये समझ लो आपका लॉजिक बिल्डिंग शुरू हो गई है। अब सारा खेल ना आपका दिमाग का बचा है। अब आप जैसे थिंकिंग सोचोगे, जिस क्वेश्चन का किस तरीके से अप्रोच करते हो, अब वो चीज मैटर करती है। तो आपको अपने ना अब अप्रोच वाला वे बढ़ाना होगा कि कैसे आप चीजों को अप्रोच कर सकते हो, कैसे नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने ना आपको एक बेसिक सा क्वेश्चन करके बताया, आप और क्वेश्चंस ट्राई लगाना, आप ना होमवर्क में और क्वेश्चंस लगाना घर पे बैठ के। अगर नहीं हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, पर्टिकुलर चीज क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, तो मैं आपको उसको समझाऊंगी। और अपने आप से ट्राई करोगे, कुछ भी चीज समझ नहीं आ रही तो प्लीज ड्रॉप डाउन इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपके जो भी सारी क्वेरीज होंगी वहां पे आपकी सॉल्व कर रही होंगी, ठीक है। और मुझे बताना आपको प्लेलिस्ट कैसी लग रही है, कैसे समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको एक बेसिक सा पीवाईक्यू करा दिया जो कि बहुत आसान है, मैंने 2 बार समझा दिया, आप 2-3 बार और समझ के वीडियो को पॉज करके फिर से रिवर्ट करके ट्राई करो, समझ में आ जाएगा टेंशन। तो अभी तक हमारा फ्लो चार्ट क्या होता है, फ्लो चार्ट के क्या सिंबल्स है, हमने सब देख लिया है, ठीक है। और एक हमने क्वेश्चन भी करके देख लिया। एक और फ्लो चार्ट आया है, मतलब फ्लो चार्ट का क्वेश्चन आया है बेसिकली पीवाईक्यू में, एक्सप्लेन फ्लो चार्ट, पता है आपको, एंड द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग द फ्लो चार्ट इन प्रोग्रामिंग, क्या बेनिफिट्स हैं फ्लो चार्ट को प्रोग्रामिंग में यूज करने के। आई थिंक आप बता दोगे फ्लो चार्ट के क्या बेनिफिट्स हैं। एक तो आपका अप्रोचेबल तरीका जल्दी हो जाता है, ठीक है। अगर फ्लो चार्ट से ना आप आसानी से अपनी बात को समझा सकते हो, तो आपको बेनिफिट्स लिखने, और आपको एक फ्लो चार्ट डिफाइन मतलब ड्रॉ करना है टू फाइंड द सम एंड एवरेज ऑफ एन इंटीजर्स। एन इंटीजर्स यानी कि आपको इनपुट ने, यूजर ने आपको कोई इनपुट ही नहीं दिया है, तो आपको उसका सम और एवरेज निकाल के देना है। अब आपको पता है सम कैसे निकलता है, 2 इंटीजर का प्लस करके, और एवरेज कैसे निकलता है, सम का डिवाइड करके, ठीक है। तो अब आपको सॉरी आपको क्या करना है, फ्लो चार्ट बनाना है किसका, सम और एवरेज निकालना है इंटीजर्स का। तो ऑफ कोर्स सबसे पहले क्या करोगे, आप स्टार्ट ही तो कर रहे होगे, फिर आपको इनपुट लोगे जो कि आपका एन है, ठीक है, फिर आप उसको सम निकालोगे और फिर आप उसका एवरेज निकालोगे, ठीक है, और लास्ट में स्टॉप यानी कि एन। ट्राई करना है खुद घर से, ठीक है। अगर नहीं लॉजिक समझ में आ रहा हो तो बताना, वरना बहुत आसान है, बहुत इजी है, ठीक है। ट्राई करना, इतने बड़े रॉकेट साइंस वाले क्वेश्चंस नहीं है, और ये क्वेश्चन आपका पीवाईक्यू का है, तो प्लीज प्लीज ट्राई करना, ठीक है। अभी तक आपको क्या समझ में आ गया, एल्गोरिथम क्या है और फ्लो चार्ट क्या है, और उन दोनों के बीच का डिफरेंस भी समझ में आ गया। और ये ना बहुत बेसिक चीज है, जब आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे होगे ना, आपको ये 2 चीज तो आनी चाहिए, क्योंकि आप ये दोनों चीज ना बार बार एक एक क्वेश्चन में करते जा रहे होगे रिपीटेडली, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने आगे एक और स्टेप पे, जो कि है स्यूडोकोड। अगर आपको याद होगा, हमने एल्गोरिथम में ना, मैंने आपको 3 वेज बताए थे जिसमें आप एल्गोरिथम को रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो पहले तो मैंने आपको बताया था नेचुरल लैंग्वेज जो कि हम बोलते हैं, ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया था स्यूडो कोड, और तीसरा बताया था फ्लो चार्ट। हमने फ्लो चार्ट के बारे में डिस्कशन कर लिया कि फ्लो चार्ट क्या होते हैं, फ्लो चार्ट डायग्राम मैंने भी आपको बना के दिखा दिया, फ्लो चार्ट के सिंबल्स क्या होते हैं उनको अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दिया। और अब हम आते हैं स्यूडो कोड पे। अगर आपको याद होगा, मैंने उस टाइम पे स्यूडो कोड क्या बोला था, स्यूडो मतलब फॉल्स, यानी कि जो चीज आपको झूठी टाइप, ठीक है। अब स्यूडो कोड क्या है, A pseudocode is defined as a step-by-step description of an algorithm, यानी कि आप एल्गोरिथम का ना एक स्टेप बाय स्टेप उसको डिस्क्राइब कर रहे होते हो। Pseudocode does not use any programming language in its representation. Instead, it uses simple English language text as it is intended for human understanding rather than machine reading. जो स्यूडो कोड होता है आप उसको डिफाइन कर रहे होते हैं, एक स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन होता है एल्गोरिथम का बताने का। स्यूडो कोड की खुद एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई नहीं होती उसको रिप्रेजेंट करने की, इसके अलग से वो क्या यूज करता है, सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज टेक्स्ट यूज करता है, जिससे कि जो आपको एज ए ह्यूमन आसानी से समझ में आ सके, ना कि मशीन कोड। स्यूडो कोड के एक इंटरमीडिएट स्टेट है बिटवीन एन आइडिया एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि आपको कोई न्यू क्वेश्चन मिला, ठीक है, आप क्या करोगे, इस न्यू क्वेश्चन को सोच रहे होगे, उसका अप्रोच बता रहे हो, आइडिया, तो आप एक तरीके से फॉल्स कोड लिख रहे होगे, लाइक हमें यूजर से ये इनपुट मिल गया, हम इसका ये कर लेंगे, हमें मल्टीप्लाई करना है, हमें सम निकालना है, एवरेज। तो आपने रफली आइडिया बना लिया, अभी आपने एक प्रॉपर कोड नहीं करा ना, आपने एक रफली आइडिया बना दिया, ठीक है। आइडिया अपने माइंड में सोचा, रफली लिख लिया,
फिर उसको कोड करोगे। तो आपका ये जो स्यूडो कोड बीच में तैयार हुआ, क्या था स्यूडो कोड? आपने एक नॉर्मल मशीन कोड की लैंग्वेज तो लिखी नहीं, लाइक 0101, आपने बीच में एक नेचुरल लैंग्वेज यूज करी। अरे यार, हम पहले स्टार्ट कर लेंगे, फिर हम 2 इनपुट ले लेंगे यूजर से, फिर हम उसका एवरेज सम निकाल देंगे, फिर उसका एवरेज कर देंगे। तो आपने स्यूडो कोड तैयार किया ना, आपने मशीन लैंग्वेज तो यूज नहीं करी, आपने एक आइडिया सोचा, उसको उतारा, लिखा, आपने इम्प्लीमेंट बाद में करोगे। तो एक इंटरमीडिएट स्टेट होती किसका? आइडिया और इम्प्लीमेंटेशन के बीच में, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वही एल्गोरिथम और प्रोग्राम के बीच के स्यूडो कोड, इंटरमीडिएट स्टेट को आप क्या बोलते हो? स्यूडो कोड। तो आई होप सो आपको स्यूडो कोड भी समझ में आ गया होगा। अब बात आती है स्यूडो कोड की क्या जरूरत पड़ी हमें। Pseudocode is an important part of designing an algorithm. It helps the programmer in planning the solution to the problem as well as the reader in understanding the approach to the problem. Pseudocode मैंने बताया ना नॉर्मल लैंग्वेज यूज करता है, और ये इसलिए जरूरत पड़ा जिससे कि जो आपको प्रॉब्लम मिली है आप उसका सोल्यूशन सोच पाओ। ठीक है, आप उस सोल्यूशन को लिखो जिससे जो रीडर है, जो मतलब देखने वाला, पढ़ने वाला है, उसको एक तरीके से आसानी हो जाए, वो प्रॉब्लम के सोल्यूशन को समझ पाए, इसलिए हम स्यूडोकोड यूज करते हैं। Pseudocode is an intermediate state between algorithm and a program that plays support the transition of the algorithm into the program. वही pseudocode आपका क्या एक इंटरमीडिएट स्टेट है, किसके बीच में? एल्गोरिथम के बीच में, और जो आपका कोड होने वाला एग्जैक्टली जिससे जो आपने एक प्रॉपर अगर रीडर समझना चाहे तो वो चीज समझ सकता है। ठीक है, मैंने ना आपको एक pseudocode और फ्लो चार्ट के बीच में ना एक क्वेश्चन करके मतलब दिखा रही हूँ, जिससे आपको एक थोड़ा आइडिया मिल जाए कि pseudocode और फ्लो चार्ट होता क्या है। Develop a pseudocode and a flowchart to ask the user to enter the voltage and current, then calculate and display the resistance. तो अभी हम पहले flowchart देखते हैं। ठीक है, flowchart में क्या हुआ, पहले स्टार्ट करा आपने, उसने यूजर ने बोला कि एंटर करवाना है वोल्टेज और करंट, तो एंड प्लीज एंटर दी वोल्टेज एंड एंटर दी करंट, फिर फॉर्मूला लगा दिया R इक्वल टू V अपॉन I, फिर आपने रेजिस्टेंस प्रिंट करवा दी और एंड हो गया। ठीक है, बेसिक फ्लो चार्ट हो गया। अब आपने स्यूडो कोड में कैसे लिखा? स्टार्ट, फिर आपने बोला प्रिंट प्लीज एंटर दी वोल्टेज, प्रिंट करवा दो ये वाला वर्ड कि एंटर कर दे वोल्टेज, तो आपको फिर वोल्टेज मिल गया। फिर आपने बोला प्रिंट क्या कर दो, प्लीज एंटर दी करंट, तो आपको करंट भी मिल गया। फिर फॉर्मूला लगा दिया R इक्वल टू V अपॉन I, फिर आपने बोला प्रिंट रेजिस्टेंस, और फिर खत्म। तो यानी कि आपकी एक नॉर्मल इंग्लिश भाषा हो गई ना, जो अगर एक नॉन प्रोग्रामिंग वाली फील्ड से भी होगा ना, वो पढ़ना चाहेगा उसको भी समझ में आ जाएगा कि अच्छा पहले इन्होंने वोल्टेज लिया है, फिर इनको वोल्टेज मिल गया, फिर इन्होंने करंट लिया है, इनको करंट मिल गया, फिर फाइनली रेजिस्टेंस मिल गया। तो अब आपको समझ में आ रहा है ना स्यूडो कोड और फ्लो चार्ट में क्या डिफरेंस है। एक इंटरमीडिएट स्टेट होती है एल्गोरिथम और इम्प्लीमेंटेशन के बीच की। तो आई होप सो आपको एल्गोरिथम समझ में आ गया होगा। ठीक है, फ्लो चार्ट समझ में आ गया होगा, स्यूडो कोड वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। व्हाट इज सोर्स कोड? सोर्स कोड क्या होता है? सोर्स कोड रेफर्स टू द हाई लेवल कोड और असेंबली कोड विच इज जनरेटेड बाय ए ह्यूमन और प्रोग्रामर। सोर्स कोड वही होता है जो हम लिख रहे होते हैं, जब हम कोडिंग कर रहे होते हैं ना, कि हमने हेडर फाइल इंक्लूड करी, हमने इंट में यूज करा, हमने ये वाला इंटीजर लिया, हमने ये बूलिंग कैरेक्टर लिया, तो वही हमारा सोर्स कोड होता है। सोर्स कोड इज इजी टू रीड एंड मॉडिफाई। इजी होता है क्योंकि आप एक इसको ना हाई लेवल लैंग्वेज में लिख रहे होते हैं, इसलिए। इट इज रिटन बाय प्रोग्रामर, क्योंकि प्रोग्रामर द्वारा लिखा गया होता है बाय यूजिंग एनी हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज या इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोई सी भी हो सकती है, C++ हो गई, जावा हो गई, सी हो गई, पाइथन हो गई, कोई सी भी हो सकती है जो कि ह्यूमन रीडेबल होती है। सोर्स कोड कंटेन्स कमेंट्स दैट प्रोग्रामर पुट्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कमेंट्स क्या होते हैं? जैसे हमने कोई कोड लिखा, हमने क्या लिखा सबसे पहले, इंट मेन के अंदर इंटीजर A, B, तो हमने फिर कमेंट्स लगा दी। कमेंट्स क्या लगा दी कि वी हैव टेकन इनपुट A एंड B, तो जो कोडिंग वाले फील्ड का होगा वो तो समझ जाएगा, अच्छा इंटीजर के A और B दो इनपुट लिए हैं। बट जो नॉन कोडिंग वाला फील्ड का होगा वो भी समझ जाएगा, वो समझ जाए अच्छा हमने इन्होंने इनपुट लिया है, क्योंकि हमने कमेंट्स यूज कर दिए। और हम कमेंट्स कैसे यूज करते हैं हम आगे जब सीखेंगे, जब हम प्रोग्रामिंग करूंगे ना, मैं आपको एक एक चीज समझाऊंगी। बेसिकली सोर्स कोड क्या होता है? सोर्स कोड ना आपके एक हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है, जब आप कोडिंग कर रहे होते हो ना, वही आपका सोर्स कोड होता है, जो कि आप उसको रीडर को भी पढ़ा सकते हो, एक नॉन आईटी वाले नॉन प्रोग्रामर को भी पढ़ा सकते हो बाय यूजिंग द कमेंट्स। कमेंट्स में आप अपनी एक अंग्रेजी जो होती है ना प्रॉपर, की वी हैव एड अ नंबर हियर 3, तो आप वो लिख सकते हो, वो आपका प्रिंट नहीं होगा। आगे समझेंगे क्यों नहीं प्रिंट होगा, कैसे नहीं प्रिंट होगा। ठीक है, तो आई होप सो आपको सोर्स कोड समझ में आ गया हो, स्यूडो कोड समझ में आ गया हो, उन स्यूडो कोड और फ्लो चार्ट के बीच का डिफरेंस, फ्लो चार्ट के सिंबल्स क्या होते हैं, सब चीजें समझ में आ गई हो। ठीक है, अब हम बढ़े होंगे
जो मैंने बताया, तो फाइनली अब हम अपनी लेवल 3 पे बढ़ रहे हैं, तो लेवल 2 कंप्लीट हो गई है एंड कंग्रेचुलेशंस लेवल 2 कंप्लीट करने के लिए। अब जो हमारी लेवल 3 है, अब हम फाइनली प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं। हमने सारे बेसिक आइडिया ले लिए, क्या होती है प्रोग्रामिंग, कैसे प्रोग्रामिंग की पहले वाली चीजों को समझना जरूरी है, प्रोग्रामिंग में जब हम कर रहे होते हैं तो उसके पीछे कैसे रन हो रही होती चीजें, कंप्यूटर के अंदर कैसी चीजें सेटअप हो रही होती है, क्या क्या चीजें जरूरी होती है। अब हम जो यहाँ पे प्रोग्रामिंग सीखने वाले हैं वो सी लैंग्वेज होने वाली है। तो ऑफकोर्स किसी भी लैंग्वेज को सीखने से पहले उसका स्ट्रक्चर तो देख ले कि वो कैसे बिहेव करती है। तो अब हम फाइनली सीख रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ द सी प्रोग्राम। The basic structure of a C program is divided into 6 parts, which makes it easy to read, modify, document and understand in a particular format. तो जो हमारा स्ट्रक्चर है बेसिकली सी प्रोग्राम का, वो 6 पार्ट्स में डिवाइडेड है। अब वो किस पार्ट्स में कैसे डिवाइडेड है वो पढ़ेंगे। सेक्शंस ऑफ द सी प्रोग्राम, there are 6 basic sections responsible for the proper execution of a program. तो 6 बेसिक सेक्शंस हैं, देखते हैं कौन से। पहला है डॉक्यूमेंटेशन, दूसरा है प्री प्रोसेसर सेक्शन, थर्ड है डेफिनेशन, फोर्थ है ग्लोबल डिक्लेरेशन, फिफ्थ है मेन फंक्शन, सिक्स्थ है सब प्रोग्राम। अभी आप ये नोट डाउन कर लो कि क्या होते क्या नहीं होते, क्योंकि हम इसको ना डिटेल में सीखने वाले हैं कि बेसिकली हमारे क्या होते हैं। डॉक्यूमेंटेशन, प्री प्रोसेसर सेक्शन, डेफिनेशन, ग्लोबल डिक्लेरेशन, मेन फंक्शन, सब प्रोग्राम। अब हम एक एक करके ना इसकी प्रॉपर एक हेडिंग पढ़ते जा रहे होंगे। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन सॉरी, डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है। दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोग्राम। ये सेक्शन क्या कंसिस्ट कर रहा होता है, डिस्क्रिप्शन प्रोग्राम की, प्रोग्राम के बारे में बता रहे होते हैं कि बेसिकली हमारा प्रोग्राम क्या, कौन सा प्रोग्राम है, किस चीज का प्रोग्राम है। हम तो नंबर्स का सम ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो ये सेक्शन बेसिकली हमें डिस्क्रिप्शन दे रखा होता है प्रोग्राम का। नेम ऑफ द प्रोग्राम वही ऐड है, सब्ट्रैक्ट है, क्या है, एंड क्रिएशन डेट, क्रिएशन डेट कभी प्रोग्राम बना है, टाइम ऑफ द प्रोग्राम, इट इज स्पेसिफाइड एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम इन द फॉर्म ऑफ कमेंट्स। यानी कि डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन बेसिकली क्या होता है, ये वो सेक्शन होता है जो कि आपके प्रोग्राम की पूरी जानकारी दे रहा होता है। जैसे बोलते हैं ना, कुंडली बता रहा होता है किसी भी चीज की, लाइक प्रोग्राम का डिस्क्रिप्शन कि ये प्रोग्राम कौन सा है, ठीक है, एडिशन का प्रोग्राम है, मल्टीप्लीकेशन का प्रोग्राम है, कि किसी और चीज का प्रोग्राम है, तो उसका डिस्क्रिप्शन दे दिया कि भैया ये ऐड करना है 2 नंबर या सब्ट्रैक्ट करना है। फिर उस प्रोग्राम का नेम बता दिया कि एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, क्या। फिर क्रिएशन डेट कि अरे ये वाला प्रोग्राम परसों बनाते हैं, यानी कि 16 को बना है, 26 को, वो बता दिया। फिर टाइम भी बता दिया कि समय, टाइम मतलब प्रोग्राम जब हमने क्रिएट करा उस समय टाइम क्या था। और ये जो सब चीजें हो रही होती ना, ये हम प्रोग्रामिंग की स्टार्टिंग में बता रहे थे। अगर कोई चीज प्रोग्राम कर रहे होते ना, उसके सबसे टॉप पे बता रहे होते वाली चीज, और किस फॉर्म में बता रहे होते, कमेंट्स। अब हम कमेंट्स कैसे लिखते हैं, जो आप देख रहे हो ना 2 स्लैश, ये 2 स्लैश में आपके कमेंट्स आते हैं, या फिर ये और आपका दिस सिंबल से आपके जो कमेंट्स हो रहे होते ना, ये अगर आप ये स्लैश यूज कर दोगे, ये सिंबल, और उसके बीच के लाइन का जो भी लिखोगे वो कमेंट्स माना जाएगा। एंड दिस स्लैश और दिस, यानी कि कमेंट्स को आप 2 तरीके से कर सकते हो। पहले तो आपके 2 स्लैश आ जाए, ये लाइक 2 स्लैश से आपके कमेंट्स आ रहे होंगे, ठीक है, या आपका 1 स्लैश, दिस *1, ठीक है, और फिर ये *1 और स्लैश, और फिर यहाँ पे आपकी जो भी लाइन होंगी या आपके सारे कमेंट्स होंगे, और कमेंट जो होंगी ना आपकी ग्रीन लाइन में शो हो रही होंगी। अभी हम बाद में ना एग्जीक्यूशन करेंगे ना पहले प्रोग्राम का सॉरी, हम वहां पे देखेंगे कि कैसे हो रही होती है। तो बेसिकली आपके जो कमेंट्स के 2 तरीके होते हैं शो करने के, ये डबल वाले, डबल आप स्लैश लगा सकते हो, सिंगल स्लैश, और दिस *1 और फिर *1 और स्लैश। तो आपके 2 तरीके हैं कमेंट्स शो करने के, कमेंट साइन बोल सकते हो या सिंबल बोल सकते हो। आप जो भी इसके अंदर लिखोगे ना वो सारा कमेंट्स के फॉर्म में जनरेट होगा। लाइक डिस्क्रिप्शन बता दिया आपने, प्रोग्राम का नेम बता दिया, प्रोग्राम का नेम क्या है, और डेट, टाइम एटसेट्रा। भाई डिस्क्रिप्शन, नेम ऑफ द प्रोग्राम, प्रोग्राम नेम, डेट क्या है, टाइम एटसेट्रा। तो बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में क्या आता है, जो सबसे पहला सेक्शन है आपका सी प्रोग्राम का, वो क्या है, डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन है। और डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में क्या होता है, उस प्रोग्राम का डिस्क्रिप्शन दे रखा होता है, उस प्रोग्राम का नेम क्या है, उस प्रोग्राम को कब क्रिएट करा गया है और उस प्रोग्राम का टाइम क्या है, ठीक है। और ये सब आपके टॉप ऑफ द प्रोग्राम में आपका डिफाइन हो रहा होता है इन द फॉर्म ऑफ कमेंट्स। अब आपको कमेंट्स भी पता चल गया किस टाइप के सिंबल होते हैं, डबल स्लैश होता है या 1 स्लैश या सिंगल स्टार, ठीक है।
अब सेकंड आता है प्री प्रोसेसर सेक्शन। इसमें क्या होती है, ऑल द हेडर फाइल्स ऑफ द प्रोग्राम विल बी डिक्लेयर्ड इन द प्री प्रोसेसर सेक्शन ऑफ द प्रोग्राम। सारी जो हेडर फाइल्स होती है, हेडर फाइल्स के बिना आपका प्रोग्राम कहाँ स्टोर हो रहा है नहीं पता, ठीक है। हेडर फाइल्स हेल्प अस टू एक्सेस अदर इंप्रूव कोड इनटू आवर कोड, ठीक है। अभी जब हम आगे पढ़ेंगे ना, अगर हमें चाहिए ये वाली फंक्शन है, अब हम सोचेंगे बहुत सारी हेडर फाइल्स होती है, बहुत सारी। जब आप सी सीख रहे होगे अलग हेडर फाइल होगी, आप C++ सीख रहे होगे अलग हेडर फाइल है, पाइथन में अलग है, जावा में अलग है, तो बहुत सारी हेडर फाइल्स होती है। फिर क्या होता है, आप क्या कर रहे हो, तो आपके कुछ हेडर फाइल्स में कुछ कुछ चीजों पे एक्सेस होता है, ठीक है। अब आप जैसे होते हैं ना कि आप जब जब अलग अलग कॉलेज में अलग अलग ब्रांचेस वॉलंटियरिंग तो करते हैं ना, तो हमें ना पास मिलता है, ठीक है। अब पास में ना आपकी एक्सेस होती है कि आप इस गेट पे जा सकते हो, आप इस गेट पे नहीं जा सकते हो। सेम क्या होता है लाइब्रेरी वाले केस में होता है, जब आपकी जो खुद की लाइब्रेरी होती है उसमें कुछ कुछ चीजों पे एक्सेस होती है, कुछ पे नहीं होती। आप चाहते हो वो चीज भी एक्सेस करो, तो आप दूसरे फंक्शन की लाइब्रेरी उठा रहे होते हो और अपने कोड में डाल रहे होते हो, जिससे आप जब अपने कोड में डालोगे ना, तो आप जो उन चीजों को यूज नहीं कर पा रहे थे, आप फिर उन चीजों को भी यूज कर सकते हो। तो हेडर फाइल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ना आप सिर्फ समझ लो क्या है क्या नहीं, क्योंकि जब हम कोड कर रहे होंगे ना, इसके बाद हम बाकायदा कोड को एग्जीक्यूट करके दिखा रहे होंगे, तो जब हम वो चीज कर रहे होंगे ना, तो चीजें और अच्छे से क्लियर होती जाएंगी। तो कैसी होती है, हैशटैग इंक्लूड ये सिंबल studio.h, हैशटैग इंक्लूड mat.h, तो आपकी क्या है, हेडर फाइल है सारी, ठीक है। अभी मत सोचो क्या है क्या नहीं, जब हम कोड को एग्जीक्यूट करेंगे सब समझ में आएगा। अभी रटो रटो भी नहीं, समझो बेसिकली। प्री प्रोसेसर मैंने आपको बताया, तो क्या होते हैं बेसिकली प्री प्रोसेसर। प्री प्रोसेसर आर दी प्रोग्राम दैट प्रोसेस द सोर्स कोड बिफोर कंपाइलेशन। अब आपको पता है सोर्स कोड क्या होता है और कंपाइलेशन भी पता है, तो प्री प्रोसेसर ऐसे प्रोग्राम होते हैं आपका कंपाइलेशन से पहले ही ना आपके सोर्स कोड को प्रोसेस कर रहे होते हैं, तो वही हमारे प्री प्रोसेसर प्रोग्राम्स हैं, ठीक है। तो आपको डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन समझ में आ गया, प्री प्रोसेसर सेक्शन आ गया। अब आता है डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या, प्री प्रोसेस आर दी प्रोग्राम दैट प्रोसेस अवर सोर्स कोड बिफोर द प्रोसेस ऑफ कंपाइलेशन। पता है अब आपको, दीज आर मल्टीपल स्टेप व्हिच आर इन्वॉल्वड इन द राइटिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव स्टार्ट विद द हैशटैग सिंबल। प्री प्रोसेसर जो होते हैं वो किससे शुरू होते हैं, हैशटैग सिंबल से शुरू होते हैं, लाइक हैशटैग डिफाइन लॉन्ग लॉन्ग 1 1 डेफिनेशन। अब आप मत सोचो, आपको जब कर रहे होंगे ना, पहले तो आप हेडर फाइल इंक्लूड करते हो कोड में, ठीक है। उसके बाद आप चीजों को डिफाइन कर रहे हो, तो जो जो चीज आपको अपने कोड में चाहिए ना उसको डिफाइन करोगे। उस चीज को कैसे डिफाइन कर रहे हो, हैशटैग से। अब यार समझ लो, जब आप नेक्स्ट में अपने कोड को एग्जीक्यूट कर रहे होंगे ना, जब आपको सारी चीजें वहां क्लियर हो रही होंगी, क्योंकि मैं आपको वहां एक एक चीज जो लाइन लिखूंगी ना वो समझाऊंगी, तो आप डोंट वरी, वो चीज कैसे होगी आगे आपको चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है ग्लोबल डिक्लेरेशन। The global declaration section contain global variables, function declaration is static variables. वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स आपकी वो चीज होती है लाइक आप जिनको असाइन कर सको वैल्यू, ठीक है। असाइन, जैसे कि आपने बोला कि मैं ए को 5 वैल्यू असाइन कर रहा हूं, यानी कि आपका ए क्या बन गया, एक वेरिएबल बन गया। क्यों, क्योंकि आपने उसको एक 5 नाम की जो वैल्यू है वो असाइन कर दी। जरूरी नहीं नंबर ही असाइन करो, आपने जब किसी चीज को कुछ वैल्यू असाइन कर दो तो ना वो आपका वेरिएबल बन जाता है। अभी हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे, तो इतना मत सोचना, ठीक है। ग्लोबल वेरिएबल्स बस इतना समझ लो, वो वेरिएबल्स होते हैं जिनको सब कोई एक्सेस कर सकता है, कोई लिमिटेशन नहीं है, कुछ नहीं है, हर कोई इंसान हर कोई जानवर, मतलब यूं समझ लो एक्सेस कर सकते हैं। बेसिकली हर कोई वो चीज एक्सेस कर सकता है, कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। फंक्शन डिक्लेरेशन कैसे होती है आगे बढ़ाऊंगी, बताऊंगी मैं आपको। और स्टैटिक वेरिएबल्स वो होते हैं रुके हुए कांस्टेंट वेरिएबल्स जिसकी वैल्यू चेंज ही नहीं होगी, लाइक ए की वैल्यू 5 दे दी तो 5 ही दे दी। फॉर एग्जांपल आपको पता होगा कि जो हमारा पाई है, पाई की जो वैल्यू होती है ना वो क्या होती है, 3.14 होती है। ये ना कांस्टेंट वैल्यू है, ऑल ओवर द टाइम, ऑल ओवर द पीरियड ना ये कांस्टेंट वैल्यू चल रही होगी, ठीक है। तो ग्लोबल डिक्लेरेशन में क्या आता है, ग्लोबल वेरिएबल्स जिनको हर कोई एक्सेस कर सकता है। फंक्शन डिक्लेरेशन आगे बताऊंगी। स्टैटिक वेरिएबल्स यानी कि कांस्टेंट वेरिएबल्स जिनकी वैल्यू ऑलरेडी डिफाइंड है, आप उनको चेंज नहीं करोगे। वेरिएबल्स एंड फंक्शंस व्हिच आर डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप कैन बी यूज्ड एनीवेयर इन द प्रोग्राम। तो वही बात है ना, ग्लोबल डिक्लेरेशन, ग्लोबल का मतलब हर कोई, पूरे लाइक ब्रह्मांड टाइम कोई भी एक्सेस कर सकता है, वो हो गया। यानी कि वेरिएबल्स और फंक्शंस ऐसे होते हैं जो कि डिक्लेयर हो रहे होते हैं स्कोप में, जो कि कोई भी यूज कर सकता है प्रोग्राम में। जैसे इंट नंबर इज इक्वल टू 18, अब जो आपने क्या करा, नंबर को 18 वैल्यू असाइन कर दिया, यानी कि नंबर अब आपका एक वेरिएबल बन गया। अब इसको कोई भी इंसान एक्सेस कर सकता है, तो ये ग्लोबल डिक्लेरेशन में आ गया। आगे हम और समझेंगे, तो डोंट वरी, ठीक है। मेन फंक्शन, एवरी सी प्रोग्राम मस्ट हैव मेन फंक्शन।
कोई सा भी प्रोग्राम, सी नहीं, चाहे C++ हो, उसके पास भी मेन फंक्शन, यानी कि आप ये समझ लो उसके पहले आप जो भी कुछ लिख रहे होगे ना ऊपर, वो आपका सिर्फ साइड बाय साइड पार्ट होगा, आपका वो कंपाइल नहीं होगा। आप जो मेन फंक्शन के अंदर लिखोगे ना, वहां से एक्चुअल आपका प्रोग्राम रन करना शुरू करता है। यानी कि जब आपने लिख लिया कि भाई ये हमारा मेन फंक्शन है और यहां से ना चीजें शुरू हो रही हैं अब, ठीक है, तो जो ये जितने नंबर ऑफ लाइन कोड यहाँ लिखा जाएगा ना, बेसिकली आपका यही प्रोग्राम रन होगा और कोई प्रोग्राम रन नहीं होगा। तो यानी कि जो मेन के अंदर जो चीजें लिखी जाती है ना, वो एग्जैक्टली आपका प्रोग्राम रन करा रही होती है। तो द मेन फंक्शन ऑफ द प्रोग्राम इज रिटन इन दिस सेक्शन। भाई जो मेन फंक्शन होता है प्रोग्राम का, जो मेन चीज हो रही होगी, वो इस सेक्शन के अंदर लिखी होती है। ऑपरेशंस लाइक डिक्लेरेशन एंड एग्जीक्यूशन आप परफॉर्म इनसाइड द कर्ली ब्रेसेस। जो मैंने बताया ना, जो चीज यहाँ डिक्लेयर हो रही होगी वही आपकी एग्जीक्यूट होगी। क्यों? क्योंकि मेन फंक्शन के अंदर जो भी लिखा जाएगा ना, वो बिल्कुल एग्जैक्ट जो होते हैं ना, एग्जैक्ट जो चीज प्रिंट आउट होना, वो चीज रन हो रही होती है। द रिटर्न टाइप ऑफ द मेन फंक्शन कैन बी इंट एज वेल एज वॉइड। टू वॉइड मतलब खाली, यानी कि इंटीजर भी रिटर्न कर सकता है या फिर कुछ वैल्यू रिटर्न भी ना करे। void main tells the compiler that the program will not return any value, यानी कि भाई कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। void मतलब खाली है। int main tells the compiler that the program will return an integer। int का मतलब क्या होता है? इंटीजर। void का मतलब होता है खाली। अगर आपका void main लिखा हुआ है यानी कि कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। अगर आपका int main लिखा हुआ है यानी कि वैल्यू किस में रिटर्न होगी? इंटीजर में। तो आप बस ये मान लो, जो मेन फंक्शन होता है ना, उसके अंदर जो भी नंबर ऑफ लाइंस कोड लिखा है वही एक्चुअली कंपाइल हो रहा होता है और उसी का आउटपुट निकलता है। आगे जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी ना, हम उसमें एग्जैक्टली प्रोग्राम रन करके देख रहे होंगे ना, तो जो मैं आपको बेसिकली स्ट्रक्चर बता रही हूँ ना, अभी आपको लगेगा दीदी क्या समझा रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा, पूरा थियोरेटिकल है। बट डोंट वरी, जो उसके बाद की वीडियो होगी ना, जब हम उसको एग्जैक्टली रन कर रहे होंगे, उसको एग्जीक्यूट कर रहे होंगे, जब आपको पता चलेगा ओ चीजें ऐसे होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सब प्रोग्राम्स। यूजर डिफाइंड फंक्शंस आर आल्सो कॉल्ड इन दिस सेक्शन ऑफ द प्रोग्राम। अब यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं? जो ऑलरेडी पहले से डिफाइन होते हैं, जो कि हम जैसे यूजर ने डिफाइन करे होते हैं। आगे क्या कैसे डिफाइन हो रहे होते हैं बाद में बताएंगे जब हम एग्जीक्यूट कर रहे होंगे। ठीक है, अभी बस समझो। द कंट्रोल ऑफ द प्रोग्राम इज शिफ्टेड टू द कॉल्ड फंक्शन व्हेनेवर दे आर कॉल्ड फ्रॉम द मेन और आउटसाइड द मेन फंक्शन। ये हमारा ना बेसिकली फंक्शन का सिंटैक्स है। क्या है क्या नहीं बस पढ़ लो। ये समझ लो कि आपके कुछ ना सब प्रोग्राम्स भी होते हैं। सब प्रोग्राम्स मतलब यूजर डिफाइंड फंक्शंस। फंक्शंस क्या होते हैं क्या नहीं आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी ये वाला को लाइक हटा दो, क्योंकि जब हम चीजें ना आगे पढ़ रहे होंगे ना, एग्जीक्यूट कर रहे होंगे, जब एक एक पॉइंट आएगा ना, जब आपको चीज समझ में आएगी। ठीक है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ सी प्रोसेसर, जो कि आपकी पीवाईक्यू में पूछा गया। प्री प्रोसेसर अब आपको पता है, प्री प्रोसेसर क्या करते हैं, आपके सोर्स कोड को पहले ही प्रोसेस कर लेते हैं कंपाइलेशन से पहले। और प्री प्रोसेसर हमेशा किससे शुरू होते हैं? विद द हैशटैग, आपने अभी पढ़ा। ठीक है, एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम, यही 6 पॉइंट्स आपको लिख देने जो मैंने अभी आपको पता है। डिफाइन प्री प्रोसेसर एंड इट्स यूजेस इज प्रोग्रामिंग, जो ऑलरेडी आप अभी पढ़ चुके हो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई हो, आपको पता चल गया हो कि बेसिकली फ्लो चार्ट क्या होता है, फ्लो चार्ट के सिंबल्स क्या है, हम फ्लो चार्ट के सिंबल्स को क्या मेन सिंबल्स उनका कैसे कैसे यूज है, एक क्वेश्चन भी करके बता दी कि आपको जिससे और अच्छे से आइडिया लग जाए। सीडो कोड क्या होता है, सीडो कोड और फ्लो चार्ट के बीच का डिफरेंस क्या है, सोर्स कोड क्या होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या है सी प्रोग्राम का, 6 जो सेक्शंस में डिवाइडेड है, वो किस किस सेक्शन में डिवाइडेड है। आई नो थोड़ा आपको समझ में नहीं आया होगा, सो डोंट वरी, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी ना, हम उसमें अच्छे से डिटेल्स एक्सप्लेन कर रहे होंगे। तो जब एग्जीक्यूशन हम कर रहे होंगे ना, तो वो चीजें जब की जब क्लियर होती जाएंगी। सो टिल देन चीजों को समझो, प्लेलिस्ट एक्सेस करो। कुछ भी चीज समझ में नहीं आ रही तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बताओ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।